सपनों से लदा झोला लेके उतर गए मुंबई स्टेशन और मिलता क्या है? खाने को पाव नोड़ा और सोने को वही रेलवे स्टेशन। क्या फायदा यहाँ आने का? क्यों आए थे भैया? मुंबई टेस्ट करता है कि कितनी मोहब्बत है आपको उससे। टेस्ट पास करिए और राज करिए। 13 जून 1993 को हल्की बूंदाबांदी हो रही थी मुंबई में। 5,000 रुपये लेके मैं शहर में आया था। मुझे अच्छे से याद, मैं सड़कों पे रहा। मैं कभी कहीं कमरा मिल गया, कभी कहीं बिस्तर मिल गया, कभी सेंट जेवियर्स में हॉस्टल में चुपचाप घुस के हम लोग रह गए, कभी वेटर की नौकरी की, कभी एक इक्के दुक्के कुछ आर्टिकल लिखे अखबार में 300 रुपये के लिए, 200 रुपये के लिए। ये सब करते 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 17 साल बाद आज मैं शायद इस मुकाम में हूँ कि आप मुझे टेलीविज़न पे देख रहे हैं, आप मुझे शो को होस्ट करते हुए देख रहे हैं। शो का नाम है रैग्स टू रिचेस। ये शो में उन लोगों की कहानी हम आपको दिखाएंगे, उन लोगों से मिलवाएंगे जो शायद मेरी तरह, कई बार उनके पास 5,000 भी नहीं थे, मैं तो 5,000 लेके आया था। कई बार उनके पास कुछ भी नहीं था और कई बार मुझसे ज़्यादा धक्के उन्होंने खाए हैं, लेकिन वो इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं कि आज करोड़ों से ज़्यादा कमा चुके हैं और आज भी लगातार वो काम करते जा रहे हैं, कुछ हासिल करते जा रहे हैं। तो ये मुंबई शहर का ही अपना जादू है। अगर आप सपना देख सकते हो, खुली आंखों से सपना देख सकते हो और यहाँ पे आते हो और मेहनत कर सकते हो और आगे जाने का मादा रखते हो, हिम्मत रखते हो, तो ये शहर आपको कभी नहीं रोकता। ये शहर का जादू और इस शहर के ऐसी कई शख्सियत जिन्होंने वो कर दिखाया है, उनसे हम आपको शो में मिलवाएंगे। शो का नाम है रैग्स टू रिचेस द सक्सेस स्टोरी। हाय, वेलकम टू रैग्स टू रिचेस। रैग्स टू रिचेस के आज के एपिसोड में हम मिल रहे हैं दिनेश मौर्य से। दिनेश मौर्य बिजनेस इंडिया मैगज़ीन के हिसाब से यंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया में गिने जाते हैं। दिनेश मौर्य, इनकी शुरुआत चेंबूर के एक स्लम में हुई थी। इनके पिताजी एक टेलर हुआ करते थे। इनकी 4 बहनें थी, अकेले भाई थे। इनके एक बड़े भाई थे जिनकी मौत इनके पैदा होने से पहले ही हो चुकी थी। आप उनको देखेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। मैंने उनको देखा तो एक बार झटका खा गया था कि आदमी इतना यंग है और इतने यंग एज में वो कंट्री हेड है। आइए मिलते हैं दिनेश मौर्य से, पूछते हैं उनसे उनकी जर्नी कैसी रही, क्या रही। दिनेश, रैग्स टू रिचेस में आपका स्वागत है। यार पहले तो एक बात बताओ कि आपकी उम्र कितनी है? 32 ईयर्स। 32? Yes. और 32 में आप अब यहाँ पैदा हुए थे? हाँ, मैं यहाँ पे पैदा हुआ था। आपका घर यहाँ पर? 1977 घर यहाँ पर है। तो दिनेश, जब तुम पैदा हुए थे तुम्हें कितना, कहाँ से याद है तुम्हारा बचपन? मुझे अपना बचपन मतलब अगर धुंधला सा याद है, जब मैं शायद 4 या 5 साल का था, 4 साल का। तो मुझे बड़ी मुश्किलों से मेरे पेरेंट्स ने एक कॉन्वेंट स्कूल, न्यू मॉडल इंग्लिश हाई स्कूल में डाला था। तब मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उनकी शादी हो चुकी थी। तो मेरे जिया जी यहाँ से मेरे को केजी के ड्रेस में स्कूल लेके जाया करते थे। तो वो मेरे को एक धुंधला सा याद है। और अभी भी याद है मेरे को, यहाँ पे एक पोल हुआ करता था। स्कूल से आने के बाद में सबसे पहले वहाँ पे लटक के खेलना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मेरी मम्मी हमेशा चिल्लाती थी कि तुम्हारे पीछे इतना पैसा खर्च किया है, इंग्लिश स्कूल में भेजा है और तुझे दिन रात खेलना रहता है। तो मुझे धुंधला सा अभी भी याद है कि जब पेरेंट्स ने इतने मेहनत से पैसे करके उन्होंने चाहा था कि बेटा कुछ बन जाए। उस समय स्कूल की फीस भी बड़ी मुश्किल से, हाँ, मुश्किल से जोड़ के। और आपके पिताजी टेलर थे? पहले वो यहीं पे स्टिच करते थे। उस ज़माने में मेरे ख्याल से एक पैंट की सिलाई कुछ 8 रुपये या 10 रुपये मिला करती थी। तो मेरे पैदा होने के पहले ही मैं एक लास्ट बेटा हूँ उनका, इसको अच्छा एजुकेशन दे सकूँ, तो सबको घर को छोड़ के वो दुबई चले गए थे कि वहाँ पे अगर मैं थोड़ा अच्छा भी कमा लूँगा तो एटलीस्ट इसे एक अच्छी ज़िंदगी आगे दे पाऊँगा। तो वो सोच से वो दुबई चले गए थे। आप लोग कितने भाई बहन थे? एक्चुअली मेरा एक बड़ा भाई भी था जो मेरे पैदा होने के पहले ही गुजर गए थे। बट अभी अगर देखे जाएंगे तो 4 बहनें हैं और मैं एक अकेला भाई हूँ। तुम्हारे अंदर वो फीलिंग कब से आई थी कि मुझे कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी बदलनी है, मुझे यहाँ से जाना है और नई ज़िंदगी देनी है अपने फैमिली वालों को, सबको? वो फीलिंग कब आई थी? वो बचपन में आना शुरू हो गई? बचपन में आना शुरू हो गई थी कि जब भी मैं, पिताजी हमेशा दुबई से 1 साल में 1 बार आया करते थे। तो जब भी मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ने जाया करता था, तो एक एयरपोर्ट में जो सराउंडेड जो माहौल रहता था, लोग गाड़ियों में आते हैं, उतरते हैं, और पहले ऐसे हवाई जहाज़ को तुमको दिखाया करता था। तो सपना होता था कि मैं किस दिन वो हवाई जहाज़ में बैठूंगा, मैं किस दिन ऐसे गाड़ी से उतरूंगा और यहाँ पे जाके अपना। तो वो फीलिंग वहीं से आना चालू हो गई थी कि ये इस तरीके से कुछ करना है। आपको पता था कि
उस लेवल तक पहुंचने के लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। हाँ, एजुकेशन, मेहनत और डेडिकेशन, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होगा। जब आप 10th क्लास में थे सब सही जा रहा था और आपके पिताजी की नौकरी छूट गई दुबई में, उनको लौट के आना पड़ा। उसके बाद सिचुएशन वापस बहुत बुरी हो गई, हालत बहुत खराब हो गए। ख़राब हो गए थे क्योंकि ऐसा था कि मेरे पिताजी थे टेलर, लेबर आदमी, जितना कमा रहे हैं हम चारों पांचों भाई बहन के उतने में, तो ऐसे उस टाइम पे वो सेविंग या इस तरीके का कोई था नहीं। और बड़ी मुश्किलों से हमने जो भी उनकी सेविंग थी, हमारी 2 बड़ी बहनों की शादी कर दी थी जो गाँव में, तो उनमें बड़ा खर्च हो गया था। तो जब वो यहाँ पे आ गया था तो सडनली हम एकदम खाली हाथ थे कि अब तो कमाई है नहीं, अब क्या होगा। फिर भी हमारा एक छोटा सा घर था, तो कभी इससे 500 रुपये ले लिए, कभी इससे 1000 रुपये ले लिए, कभी इससे 2000 रुपये ले लिए खर्चे के लिए, लेकिन उसकी भी एक सीमा थी, एक लिमिट थी। फिर वो जब वो भी ख़त्म हो गया, लोगों ने पैसा भी देना बंद कर दिया कि नहीं अभी कब तक आपकी मदद करेंगे, तो वो सिचुएशन बहुत ही डरावनी जैसी हो गई थी। और वो सिचुएशन में ही मेरे डैडी डिप्रेशन में जाते रहे कि मैं इन बच्चों का अभी तक मैंने अच्छी तरीके से ख्याल रखा और सडनली आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा हमने 6 महीने तक कंटिन्यू इस तरीके से किया। फिर उसके बाद मैं बोला कि नहीं, ये हम लाइफ हम कब तक इस तरीके से लेके करेंगे। तो उस टाइम पे फिर मेरी लाइफ में एक टोटली मोड़ आ गया, जब फिर मैंने आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मेरे को उस टाइम पे लगा कि मुझे अब खुद का पेट भरने के लिए खुद कमाना पड़ेगा। इसलिए मैंने न्यूज़पेपर डालना चालू किया या दूध डालना चालू किया घरों में। तो मेरी कैरियर की शुरुआत वहाँ से हुई कि मुझे महीने में अगर उसके 100 रुपये भी 150 रुपये भी मिलते हैं या 200 रुपये भी मिलते हैं, बट वो मेरे खुद के कमाई की और मैं घर में कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। उस समय कितने साल के थे आप? मैं 16 ईयर्स का था। और ये जो छोटे से घर में आप लोग कितने, सब लोग एक साथ रहते थे? एक साथ रहते थे। कितना एक कमरा था? छोटा सा एकदम 100 स्क्वायर फीट भी बड़ी मुश्किल से होगा। उसमें चारों बहनें, मैं, माँ जी, मेरे दादाजी भी यहाँ पे थे जो वॉचमैन का जॉब करते थे, तो वो भी यहाँ रहते थे। तो दादाजी, 3-4 बहनें, मैं और माँ। किचन भी वही है, बाथरूम भी वही है, रहने का ठिकाना भी वही है। तो उसके बाद जो है आपने अखबार बेचना चालू किया, दूध बेचना चालू किया, और यहाँ उसको दिनेश मानते हैं कि वो उनकी पहली नौकरी थी, वहाँ से उनकी पहली ग्रोथ शुरू हुई, वहाँ से पहली जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पर उठाई। उसके बाद अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद इनकी आगे की कहानी सुनते हैं। जब आप जिनके साथ में रहे हो इर्द गिर्द और जब वो उस तरीके से जी रहे हैं और हम नहीं जी पाते, तो एक हर्ट होता था कि जब भी वो सुबह स्कूल जा रहे हैं, मैं उठता था सुबह, लेकिन स्कूल या कॉलेज के लिए नहीं उठता था, इसीलिए उठता था कि सुबह 4 बजे मुझे लोगों 50 घर में दूध डालने और 50 घर में अखबार डालने हैं। हम अभी भी दिनेश के साथ हैं। ये जगह है जहाँ दिनेश का पूरा बचपन गुजरा है, और दिनेश यहाँ यहीं से स्कूल जाया करते थे, लौट के आते थे, वहाँ पे कहीं लटकते थे, घूमते थे, खेलते थे। दिनेश एक बात बताओ, उस समय फैमिली में पिताजी के जाने के बाद आपकी जो 4 बहनों में से कितनी बहनें काम कर रही थी? वो सिलाई का बेसिकली काम करती थी ना, ब्लाउज सिलना, लेडीज़ के थोड़े कारमान, तो एक लगा हुआ था जैसे जिस तरीके से आए, जितना काम है उस तरीके से, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि उसको अर्न करना ही है, बट एटलीस्ट उसके लिए महीने में 300-400 जो भी निकल जाते थे वो उसके लिए काफ़ी थे। आप 150 कमाते थे, मैं 150-200 डिलीवर करके दूध। तो सारी फैमिली जो अपनी सारी इनकम एक साथ पूल करती थी, एक साथ पुल करती थी, कोई अपना पर्सनल कुछ भी खर्चा नहीं कर सकता था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे थे कि आज के डेट में हमें महीने का राशन भरें और रोज़ हमें खाने के लिए फ़ाइट नहीं करना पड़े, वो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। आपको कितना दुख था कि आपका स्कूल छूट गया, आपका एजुकेशन छूट गया, आप अंदर से
वो बात कहीं ना कहीं परेशान करती थी आप? परेशान बहुत करती थी क्योंकि क्या होता था जब मेरे स्कूल के साथ जो थे और जो बाकी दोस्त थे उन्होंने इस कॉलेज की लाइफ देखना चालू की, एजुकेशन उन्होंने लेना चालू किया और जब आप जिनके साथ में रहे हो इर्द गिर्द और जब वो उस तरीके से जी रहे हैं और हम नहीं जी पाते तो एक हर्ट होता था। वो एक पिंच रहता था हमेशा कि जब भी वो सुबह स्कूल जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग में 4 बजे उठ के लोगों के घरों पे दूध डालने। मैं उठता था सुबह लेकिन स्कूल या कॉलेज के लिए नहीं उठता था, इसीलिए उठता था कि सुबह 4 बजे मुझे लोगों 50 घर में दूध डालने और 50 घर में अखबार डालने। तो वहाँ से कहाँ गए आप? वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से जब ऐसा आपने हो गया- पैसे इकट्ठा चालू किए, थोड़ा सा सर्वाइव करने लगे तो थोड़ा सा चालू हुआ। तो जैसे मेरे दादाजी जहाँ पे वॉचमैन का जॉब करते थे वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट ओनर रहा करता था, गुप्ता ट्रैवल्स करके, यहीं पे उनका ऑफिस चेंबूर में था। तो उन्होंने बोला था कि ऐसा ऐसा है, मेरा बेटा 10वीं तक पढ़ा हुआ। तो उन्होंने बोला ठीक है, प्यून की जॉब है, आप चाहिए तो आप करवा दो, लगवा दो। तो फिर उसके बाद में उसने मुझे अराउंड 800 रुपये पे महीने पे एज ए प्यून की जॉब दी। क्योंकि आप जो है आप वहाँ बैठते थे और टिकटिंग करते थे, हाँ? और आप लोगों को देखते होंगे काम करते हुए, लोगों को देखते होंगे फ़ोन पे बात करते हाँ, हुए। जो वहाँ पे तो जो आपके staff- एस्पिरेशंस जो थे वो क्या aspirations थे? होते, जो लेडीज स्टाफ्स रहती थी वो जिस तरीके से इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करती थी और मैं एक एक चीज़ समझता था क्योंकि मैं कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ था और मेरी इंग्लिश भी उस समय पे अच्छी खासी फ्लुएंस थी। तो जब उनके जाने के बाद में एडवांटेज उठा के मैं फ़ोन पे बैठ जाता था और मैं कस्टमर से इंटरेक्ट करना चालू करता था, जस्ट देखने के लिए कि वो जो कर सकते हैं मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो बस यही है। मैं जब काम करता था, मैं जब नया नया आया था, राइटिंग कर रहा था, मेरा जो पियोन था उसको वो चाय बनाता सब, उसके बाद बोलता था कि मैं कंप्यूटर पे बैठ जाऊँ। करते करते आज वो एक बहुत बड़ा कैमरामैन है। अरे वाह, यही है। तो वहाँ से गुप्ता जी ने आपको जॉब दे दिया? हाँ, जॉब दे दिया। वहाँ पे तकरीबन मैं 1 सवा साल तक मैंने जॉब किया। फिर हम सब न्यू बॉम्बे की तरफ शिफ्ट हो गए। पिताजी एक्सपायर हो गए 93 में। फिर 94 में वहाँ पे हिंदुस्तान लीवर का डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी चालू होने वाला था। जॉब ये था कि ऐसे छोटे छोटे किराना में जाओ, आप ऑर्डर लो। तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अमरसंस नाम का डिस्ट्रीब्यूशन था। मैंने वहाँ पे फिर एज अ सेल्स पर्सन वहाँ साइमल्टेनियसली आपने अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस से 12th भी पूरा किया था? हाँ, मैंने फिर वहाँ पे जब मैंने इसमें ज्वाइन किया अमरसंस में, तब मैंने अपने एजुकेशन के पे ध्यान देना। जब तक गुप्ता ट्रायल में था तब मुझे टाइम नहीं मिलता था। तकरीबन 4 साल तक वहीं पे था उनके पास में, तब मैंने 12th वहाँ पे क्लियर किया। वहाँ पे 12th क्लियर किया और साथ में जॉब करते रहो और आप अपने सेल्स में दुकान से दुकान जाकर दुकान से दुकान जाके जो आपका orders- अचीवमेंट था, हाँ, जो अचीवमेंट था, जिस तरह से आप सेल्स करते थे उससे लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते थे। कोशिश करता था कि दूसरे कंपनियों का प्रोडक्ट का सेल्स कैसे मार खिलाऊं और अपने रिलेशन उसके साथ डेवलप करके मेरे प्रोडक्ट को कितना पुश कराऊं। जब भी कोई सिचुएशन सामने आती है उससे आप एक नई स्किल सीखते हैं। नई स्किल सीखता, जैसे जैसे सिचुएशन आई उस तरीके से दिमाग लगाया और नई स्किल। तो यहाँ से अभी और आगे बढ़ना चाहिए। ये सिर्फ उन्होंने सोचा ही नहीं, इन्होंने आगे करके भी दिखाया। इसके बाद की जो इनकी जर्नी हम देखते हैं ब्रेक के बाद। कोई आदमी जिसकी ऐसी बिगनिंग रही हो, जब वो एक मुकाम पे पहुंचता है तो आदमी इसके बाद लगता है कि अब ठीक है, अब मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे पॉइंट पे आपने वो सब कुछ को रिस्क किया, आपने अपने सारे सिक्योरिटी को रिस्क में डाला और आपने एक नया डिसीजन लिया।
तो दिनेश, ये अमरसंस में जब आप काम करते थे, आप कितने साल के थे? आई वॉज अराउंड 19 ईयर्स ओल्ड व्हेन 18 से 19 साल का था, 18-19 साल का था तब मैंने अमरसंस में जॉब करना चालू किया था। डिस्ट्रीब्यूशन करते करते आप वापस फिर आप HLL में ही चले गए? हाँ, तकरीबन मैंने वहाँ पे 4 साल एमरसन्स, फिर बाद में उन्होंने और एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया वहाँ पे हिंदुस्तान लीवर। जैसे जैसे टेरिटरी बढ़ती रहती तो वो कंपनी की पॉलिसी थी, यू नो, हॉलमेश हैव मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर। तो फिर 1 साल में एमरसन्स में रहने के बाद में उन्होंने फिर मुझे रिया एंटरप्राइजेस, एक मेन लाइन का उन्होंने अलग डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया, तो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, बिकॉज ऑफ माई अचीवमेंट, यू नो, हर साल उनके कॉम्पिटिशन होते थे, बेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ द टेरिटरी एंड जोन, एंड कंटिन्यूसली 3 ईयर्स में आई वॉज, यू नो, ऑलवेज हैव बीन विनिंग दैट। HLL आपका पहला बड़ा ब्रेक था? बड़ा ब्रेक था। तो मुझे जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लीवर जॉनसन में किया, तब मेरा सबसे बड़ा ब्रेक था, और उन्होंने तभी मुझे कहा कि आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लो, विल टेक यू इन द कंपनी। तो तब उस टाइम पे मैंने अपना 12th करने के बाद में करस्पॉन्डेंस में मैंने ग्रेजुएशन किया, वो 4 साल के पीरियड जब में। आप सेल्समैन थे? सेल्समैन थे। तो जो आपको बेस्ट सेल्समैन मिला था वो एरिया में था, न्यू बॉम्बे एरिया के? वो बॉम्बे टेरिटरी के लिए था कि ये पर्टिकुलर बेस्ट सेल्स ग्रोथ, उनके पैरामीटर्स रहते थे। टर्नओवर भले ही कम हो, लेकिन जो वॉल्यूम है वो मार्केट का, उसके हिसाब से ग्रोथ एंड ये वो कौन जाता है, उसके बेसिस पे वो जज करके देते थे। तब मैंने ये 3 साल अचीवमेंट किया, और जिस तरीके से अगेन मेरा कम्युनिकेशन, मेरा इंटरेक्शन उनके साथ में होता था, तो दे हैव ऑलवेज केप्ट मीन, मतलब कि लुक में कि नहीं, ये बंदे में है पोटेंशियल। तो जब उन्होंने वो इंसेंस लॉन्च करना था, लीवर जॉनसन का जब टाइप हुआ था, अगरबत्ती, तो जो समर ट्रेनी जो जॉब करते हैं, वो मुझे उन्होंने असाइनमेंट दिया था कि आप जाके पूरे हिंदुस्तान में ये स्पॉट्स हैं, यहाँ पे इसका रिसर्च करके लेके आओ। और जब मैंने के साथ जो है 3 मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स भी थे। हाँ, 3 लोगों को एक काम दिया गया, था, आप थे जो कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो जब ये चारों ने रखा, तो उनका जो रीजनल हेड था और जो ब्रांड मैनेजर था, उसने जब मेरा प्रेजेंटेशन देखा, बोला आई कांट बिलीव, यू नो, कि इनके कंपैरिजन में तुम्हारा प्रेजेंटेशन जो है इतना रियलिस्टिक और इतना इन्फॉर्मेटिव है। तब मुझे ये ब्रेक इसके बाद में कंपनी में एक्चुअल मिला था, एंड दैट वाज अ बिग ब्रेक फॉर मी, बिकॉज हिंदुस्तान लीवर हार्डकोर सेल्स, वो आपको चीर फाड़ डालते हैं, बट आपको सेल करना सिखाते हैं कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकते हो, किस तरीके से सेल्स कर सकते हो। तो उसमें आपकी सैलरी कितनी, जब HLL ने आपको फुल टाइम जॉब दिया? जब HLL मुझे फुल टाइम जॉब दिया था, तब मुझे रिक्रूट किया था टोटल 8000 CTC पे। वहाँ पे HLL में आपने काफ़ी साल काम किया? HLL डिस्ट्रीब्यूटर के पास काफ़ी साल किया, लेकिन जो कंपनी था, कंपनी में मैंने सिर्फ 1 ही साल मैंने जॉब किया, और मेरा चैलेंजिंग मोमेंट वही था जब मैंने कंपनी में 1 साल काम ज्वाइन किया, और उसके बाद में मेरे को जो डिसीजन लेना पड़ा। हाँ, तो वो क्या था, मतलब आपने इतने साल HLL में काम करने के बाद कोई आदमी जिसकी ऐसी बिगनिंग रही हो, जब वो एक मुकाम पे पहुंचता है, जब उसकी एक फिक्स सैलरी हो जाती है, एक लाइफ में सिक्योर सिस्टम आ जाता है, आपका प्रोविडेंट फंड जा रहा है, आपका सब सेविंग्स हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आदमी इसके बाद लगता है कि अब ठीक है, अब मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे पॉइंट पे आपने वो सब कुछ को रिस्क किया, आपने अपने सारे सिक्योरिटी को रिस्क में डाला, और आपने एक नया डिसीजन लिया। उस समय आपके अंदर क्या चल रहा था? रिस्क तो था कि वहाँ से निकल के मैं यहाँ पे आऊँ, लेकिन लाइफ में जो एम्बिशंस थे, मैंने बोला अगर लाइफ में रिस्क नहीं लूँ तो शायद मैं जो चाहता हूँ, मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जी के एंड में वही ग्रेजुएटी मिलेगी, आपका PF मिलेगा। मेरे ड्रीम्स कुछ और थे, तो इसी वजह से मिला कि ये रिस्क मुझे लेना चाहिए। तब जो था मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो था कि मैंने ये रिस्क उठाया, HLL छोड़ा, और मैंने जिनी जॉनी ज्वाइन किया। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही था। इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, इन्होंने HLL छोड़ा, जिनी एंड जॉनी ज्वाइन किया, एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क से एक वेरी अनऑर्गेनाइज्ड कंपनी में गए, और वहाँ से क्या क्या किया उन्होंने, वो हम देखते हैं ब्रेक के बाद। जब मैं बहरीन गया, तब मैंने देखा कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से रिटेल जितना ऑर्गेनाइज है, जो बिज़नेस है, जितने ब्रांड्स हैं, जो कंपनी का सेटअप है, रियली ऐसा लगा कि मैं अब एक न्यू डायमेंशन की तरफ जा रहा हूँ।
दिनेश, जब आपने जिनी एंड जॉनी ज्वाइन किया तो प्रकाश लखानी साहब वहाँ पे थे, वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पाया, वो काफ़ी थे कि आप इतनी बड़ी कंपनी छोड़ करके जिनी एंड जॉनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? मेरे जो फ्रेंड श्वेता करके जॉब करती थी वहाँ पे, उसने जब रेफ़र किया था तो उन्होंने उसके कहने पर बोला ठीक है, चरल का बंदा है, इसको कपड़ों की जानकारी नहीं है, रिटेल के बारे में कुछ पता नहीं क्या करेगा, बट वो ट्रस्ट लेवल पर उन्होंने बोला ठीक है मैं मिल लेता हूँ। तब मेरी उनसे मुलाकात हुई और सब यही सवाल कि नहीं वहाँ से आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हो, आपको तो कपड़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, क्या करोगे, फिर आप उसके बाद में सैलरी भी इतनी हाई मांग रहे हो। तो मैंने बोला ठीक है, सैलरी इनिशियल 6 महीने आप जो बोलो वो, प्रोफाइल आप मेरे को जो दे रहे हो दे दो, सैलरी आप जो 6 महीने पे बोलो वो, उसके बाद में अगर मैंने प्रूव किया तो आप खुद ही डिसीजन ले लेना कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे ये जो 2 वर्ड्स है, जो कॉन्फिडेंस लेवल था, उसको देख के उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने आपको एक ऐसा सेक्टर दिया जहाँ पे बिजनेस बहुत ही वीक था। हाँ, गुजरात सेक्टर आपके अंडर आया। जब इनिशियली उन्होंने मेरे को ट्राई किया तो गुजरात सेक्टर बहुत ही वीक था, वहाँ पे सेल्स मतलब हार्डली कुछ सेल्स हुआ करते थे। तो